मेटल्स हैं। मेटल्स में क्या करते हैं मेटल्स? अब ये मेटल्स क्या होती हैं? सबसे पहली बात तो ये है, मैंने आपको बॉन्ड एंगल जो सा बताया था उसमें ठीक ना, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ में जो सा मैंने बॉन्ड एंगल बताया था BF3 का बॉन्ड एंगल, जिस बॉन्ड से बोरोन और फ्लोरीन आपस में जुड़े होते हैं, वो बॉन्ड एंगल जो सा है वो 120 डिग्री है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जिस बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं, वो बॉन्ड एंगल क्या है? 107 डिग्री। ठीक है ना, ये दो है बॉन्ड एंगल। ओके, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये दो बॉन्ड एंगल मैंने गलत बता दिए थे। ठीक ना, ये अक्सर ये है। अब मैं आगे बताता हूँ आपको मेटल्स की प्रॉपर्टी। मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कंडक्टिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यानी कि जब आप कंडक्टर होते हैं बहुत ज़्यादा हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इनमें से आसानी से हीट गुजर जाती है, इनमें से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। जब आप मेटल को किसी करंट लगाई हुई, यानी कि मिसाल के तौर पर किसी भी मेटल को, एलुमिनियम होगी, मैग्नीशियम हो गई, सोडियम होगी, गोल्ड हो गया, उसको गोल्ड को लेकर जब आप किसी करंट वाली तार के पास जाओगे तो आपको करंट लग जाएगा। क्यों को लग जाएगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड है। क्योंकि उसमें क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके वैलेंस शेल में मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से वो सॉलिड में भी एक बहुत हैवी किस्म की कंडक्टर है। गोल्ड जोन सी है वो बहुत ही हैवी किस्म की कंडक्टर है लिक्विड में भी। इसकी साफ सी एग्जांपल ले लो, लोहा। अब लोहे को आयरन, ठीक ना, आयरन को कहीं पर भी ले जाओ, वो भी एक मेटल है। आयरन को जब आप कहीं पर भी, यानी कि किसी भी बिजली वाली तार के साथ छुपोगे तो आपको करंट लगेगा। जब उसको पिघलाओगे, पिघले हुए लोहे में से भी करंट आसानी से पास हो जाता है। क्यों पास हो जाता है? क्योंकि उनके एटम्स बड़े बड़े, उनमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। ठीक ना, जिसकी वजह से वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है ना, वो इलेक्ट्रॉन पढ़ा था। मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आवारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बहुत बड़ा होता है। एक तो ये एटम बहुत बड़ा होता है, ये बहुत बड़े बड़े एटम्स होते हैं ये, ठीक है ना। चूँकि इनकी कशिश, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is very weak between the nucleus and the valence electron, therefore इलेक्ट्रॉन जो सा है ये निकल जाएगा। थोड़ी सी भी इसको एनर्जी मिलेगी, कहीं से भी, कोई भी न्यूक्लियस यहाँ से, इसके साथ कोई दूसरा न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना, वो थोड़ी सी एनर्जी लगा देगा जी इसे, या फिर ये न्यूक्लियस जो सा है यहाँ से कोई सी बाहरी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसे थोड़ी सी भी एनर्जी लगा देगा ना, ये इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे न्यूक्लियस का और ये दूसरे न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये आप इसमें एनर्जी लगा देंगे तो क्या होगा? ये भी बाहर निकल जाएगा वैलेंस शेल से, ये भी बाहर निकल जाएगा वैलेंस शेल से। तो ये क्या बन जाएगा? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ये पूरे मेटल के अंदर, पूरे मेटलिक स्ट्रक्चर के अंदर ये घूमेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये जब ये आवारागर्दी करेंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, उन आवारागर्दी की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो सी है ये बहुत तेज़ी से पास हो जाएगी। ठीक है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आवारा होते हैं, जो निकले हुए होते हैं न्यूक्लियस के आखिरी वाले शेल से। अभी मैं बात करता हूँ उसके बारे में भी। अभी मेटलिक लस्टर क्या होता है सर? मेटलिक लस्टर होता है रिफ्लेक्ट द लाइट, यानी कि जो सा आप मेटल है, कोई भी गोल्ड ले लो, गोल्ड को जब आप घिसते हो, उसके ऊपर कपड़ा वगैरह मारते हो, तो कैसे वो लाइट रिफ्लेक्ट, यानी कि उसके ऊपर चमक सी आ जाती है, उसे कहते हैं जी मेटलिक लस्टर। ये कहते हैं रिफ्लेक्ट द लाइट, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये इसकी खसूसियत है, मेटल की खसूसियत है। ये मेटल को एक खसूसियत है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। आपने अक्सर साइकिल सवार को देखा होगा कि वो जा रहा होगा रास्ते से, तो उसकी साइकिल पर चमक सी आ रही होती है। वो चमक क्या होती है? वो होती है मेटलिक लस्टर। ठीक है, फिर इस तरह मलेएबल एंड डक्टाइल क्या होता है? सर, ये बहुत ज़्यादा मलेएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। मलेएबल जोन से होते हैं, उनका मतलब ये है कि मेटल जोन सा होता है, जब हम उसे रोल करते हैं, मेटल को जब हम रोल करते हैं और शीट्स बनाते हैं, मिसाल के तौर पर ये है जी गोल्ड है, जब आप गोल्ड को हथौड़े से मारते हो, हथौड़ा ठा ठा ठा, तो ये क्या करते हैं? ये शीट में तब्दील हो जाता है। ये क्या शीट है, इसको हथौड़े से मारा, ठीक है ना। मेटल कैन बी रोल्ड, इसको रोल्ड किया, यानी कि इसको रोल किया, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई। इसको ज़ोर ज़ोर से मारा तो ये शील्ड्स में तब्दील हो गया। ये शीट है बहुत बड़ी, गोल्ड की शीट है। ये गोल्ड को मारा और गोल्ड की शीट तैयार होगी, इसे कहेंगे जी मेलेएबल। डक्टाइल क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें वायर्स होती हैं, यानी कि सिल्वर की वायर आपने देखी होगी तारों के अंदर, वो सिल्वर की वायर, प्लाटिनम की वायर भी होती है, गोल्ड की वायर भी होती है अक्सर तारों में।
ठीक है ना। आपने गोल्ड लिखा होगा, मोबाइल के अंदर भी थोड़ा सा गोल्ड होता है, ठीक है ना। वो आगे बात की बात है, वो बात की बात, उसको फारिग कराओ। बस आपने ये याद रखना है कि आपने तारों के अंदर जो सा रखा होता है ना, वो सिल्वर की तार होगी, उसके अंदर लपेटी होती हैं तारें बहुत सी। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। ये तार है, इसके ऊपर ही, इसके अंदर ही ऐसे ऐसे करके ना एक छोटी छोटी सी तारें ऐसे ऐसे लपेटी होती हैं, ऐसे 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 आ रही होती हैं, पीले रंग की वो होती हैं, ठीक है ना। वो होती है सिल्वर की, सिल्वर की भी होती हैं, गोल्ड की भी होती हैं तारें जो सी हैं छोटी छोटी सी, ठीक है ना। ये भी बहुत ज़्यादा क्या हैं, ये डक्टाइल होती हैं। जब आप एक मेटल को ड्रोन करते हो वायर्स में, यानी कि एक मेटल को उतारते हो, एक मेटल को उतारते हो वायर्स की शक्ल में, एक मेटल को एक मेटल जो सा ऐसा वाला मेटल हो उसको तोड़ते हो वायर्स की शक्ल में, तो इसे कहते हैं जी ये डक्टाइल है। इनके हाई और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मेटल जोन से होता है बहुत ही हैवी है, बहुत बड़ा एटम होता है, ठीक है ना। गोल्ड का एटम बहुत बड़ा मेटलिक स्ट्रक्चर होता है, इनको पिघलाने के लिए बहुत, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े इनके एटम्स होते हैं और बहुत ही हैवी किस्म के ये मेटलिक लश्चर, यानी कि एक तरतीब से होते हैं ये। वो तरतीब को तोड़ने के लिए ना बहुत ही हैवी किस्म की आपको एनर्जी देनी पड़ेगी मेटल्स, तभी जाके ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इसलिए बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अब इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों लो होती है सर? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसमें से वैलेंस शेल्स में से निकालने के लिए काम आती है। अब चूँकि ये एटम है, इसका बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ठीक है ना, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है मेटल का, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है। उसमें जो सा इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे किसी दूसरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की को थोड़ी सी धकेल, यानी कि धकेलते हैं ना एक जैसे जो उनसे साइंस होते हैं माइनस माइनस, वो एक दूसरे को दूर करते हैं। तो ये एक दूसरे को दूर करेंगे, तो जैसे एक दूसरे को दूर करेंगे वैलेंस शेल से दूर हो जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, ठीक है ना। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी कम होती है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। इसी तरीके से दूसरे एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले वाले एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर चले गए हैं, तो आवारागर्दी कर रहे हैं, तो वो आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बेहतर कंडक्टर बना देते हैं जी मेटल को, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? बहुत बड़े बड़े इनके एटम्स होते हैं। ग्रेटर साइज, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी इनकी? लो होगी, थोड़ी सी मिलेगी, निकल जाएंगे, तो ये आसानी से एम पॉजिटिव बना देंगे, यानी कि कौन सा मॉलिक्यूल बना देंगे? ये पॉजिटिव, एम का मतलब मॉलिक्यूल कौन सा बना देंगे? ये पॉजिटिव बना देंगे। पॉजिटिव का मतलब यही होता है ना कि इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, और उसने, नेगेटिव का मतलब है उसने उधार लिया, नेगेटिव काम किया है, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई आपको? ये आपका क्लियर हो गया है? कोई इसमें मसला हो, कोई इसमें कोई भी टेंशन हो, ठीक है ना, मुझे बता देना। ओके, कुछ भी नहीं है ये।